एक सवाल खुद से पूछो कि अगर तुम्हें आज पता होता कि अगले 10 सालों में तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाना है तो तुम क्या अलग करते। यहाँ पर ज़्यादातर लोग कहेंगे कि भाई ज़्यादा इन्वेस्ट करते, ज़्यादा सेव करते, सही स्टॉक्स चुनते। लेकिन मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है कि तुम गलत जगह देख रहे हो। पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ नहीं है, फाइनेंस नहीं है, वो तुम्हारा अपना दिमाग है। और आज इस वीडियो में मैं इसी किताब से तुम्हें 6 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो तुम्हारी पैसों के साथ रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल देंगे। इसके बाद तुम पैसों को डिफरेंटली देखोगे, डिसीजंस डिफरेंटली लोगे और शायद रात को चैन से भी सो पाओगे। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, नो वन इज़ क्रेजी। ये पहली टेक्निक है, कोई पागल नहीं होता। अब ये सुनकर लगेगा कि भाई ये क्या बात हुई, लेकिन ज़रा सोचो, तुमने कभी किसी को लॉटरी टिकट खरीदते देखा होगा और सोचा होगा कि यार ये इतना पागल क्यों है, इसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और उसी इंसान ने तुम्हें देखा होगा और सोचा होगा कि यार इसने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, ये पागल है। देखो, दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने अपने एक्सपीरियंसेस से सोच रहे हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हर इंसान पैसों के बारे में उस लेंस से सोचता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखी है। जो इंसान 1980s के इंडिया में पला बड़ा है, जहाँ इन्फ्लेशन आसमान पर था, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा। जो सिलिकॉन वैली में बड़ा हुआ है, वो टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। दोनों को लग रहा है कि दूसरा बेवकूफ़ है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही शेप होते हैं, लॉजिक से नहीं। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि कोई पैसों के मामले में गलत डिसीजन ले रहा है, तो एक सेकंड रुको। उसकी कहानी क्या है, उसने क्या देखा है, शायद उसके लिए वो डिसीजन बिल्कुल सही है। और सबसे ज़रूरी बात यही सोचो अपने लिए भी, क्या तुम्हारे पैसों के डिसीजंस तुम्हारे डर से आ रहे हैं या असली सोच से आ रहे हैं। नंबर 2, लक एंड रिस्क। ये जो दूसरी टेक्निक है ना, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये तुम्हारे ईगो को चैलेंज करती है। लक और रिस्क दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल गेट्स के बारे में सोचो भाई, वो एक जीनियस थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिल गेट्स उन चुनिंदा बच्चों में से थे जिन्हें 1968 में हाई स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस मिला था। पूरी दुनिया में उस वक्त शायद ऐसे 300 बच्चे रहे होंगे और उनमें से एक बिल गेट्स थे। तो क्या वो जीनियस नहीं थे, लेकिन क्या लक ने रोल प्ले किया? एब्सोल्युटली। मॉर्गन हाउसेल एक बात कहते हैं जो बहुत काम की है। जब कोई सक्सेसफुल होता है तो हम कहते हैं कि इसने हार्डवर्क किया, लेकिन जब कोई फेल होता है तो हम कहते हैं कि इसमें टैलेंट नहीं था। लेकिन हम लक और रिस्क को इग्नोर करते हैं, जो एक्चुअली में बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। रॉन्ग अप्रोच है ये सोचना कि मैंने सेम काम किया जो उसने किया, फिर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिला। राइट अप्रोच है ये समझना कि सेम इनपुट का सेम आउटपुट गारंटीड नहीं होता, क्योंकि लक और रिस्क हर स्टोरी में होते हैं। तो प्रैक्टिकली ये करो, जब तुम किसी से इंस्पायर हो रहे हो तो उसकी पूरी स्टोरी देखो, सिर्फ शानदार पार्ट नहीं। और जब फेल हो जाओ तो खुद को इतना मत कोसो, रिस्क हर किसी के साथ होता है। नंबर 3, नेवर इनफ। ये जो टेक्निक है ना, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है और शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी। इसे कहते हैं नेवर इनफ का ट्रैप। रजत गुप्ता को जानते हो? मैकेंजी के CEO रहे, गोल्डमैन सैच के बोर्ड मेंबर, करोड़ों डॉलर की नेटवर्थ थी। फिर उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। क्यों? क्योंकि उनके आसपास बिलियनियर्स थे और वो सोच रहे थे कि मैं उनसे कम हूँ। और फिर हुआ क्या? उनके पैसे भी गए और वो जेल भी गए। ये पागलपन है, लेकिन हम सब ये करते हैं। एक नई कार लेते हो, कुछ महीने में नॉर्मल लगने लगती है, थोड़ी बड़ी चाहिए। अब सैलरी बढ़ती है, कुछ महीनों में वो भी नॉर्मल लगती है, थोड़ी और चाहिए। मॉर्गन हाउसेल इसे गोल पोस्ट मूविंग कहते हैं। जैसे तुम एक गोल रीच कर लेते हो तो गोल पोस्ट आगे खिसक जाती है। अब यहाँ पर रॉन्ग अप्रोच ये है कि जब मेरे पास एक्स अमाउंट होगा तब मैं खुश हो जाऊँगा। राइट अप्रोच ये है कि मेरे लिए इनफ क्या है, उसे डिफाइन करो और उसके बाद की रेस मत दौड़ो। और यहाँ ध्यान से सुनो, कुछ लोग इस रेस में इतने आगे निकल जाते हैं कि जो उनके पास ऑलरेडी है उसे रिस्क पर लगा देते हैं। जो है उसे खोने का डर नहीं होता, क्योंकि नज़र सिर्फ उस पर होती है जो नहीं है। तो तुम्हारे पास जो है उसे पहचानो, अपना इनफ डिफाइन करो। नंबर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। ये टेक्निक टेक्निकली सबको पता है, लेकिन इमोशनली कोई समझता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ बात करना ज़रूरी है। वॉरेन बफेट की नेट वर्थ करीब $100 बिलियन है। इसमें से $97 बिलियन उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाए। ज़रा सोचो, 65 के बाद। कंपाउंडिंग का जादू यही है, वो स्लोली शुरू होती है और फिर एक मोमेंट आता है जब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, लेकिन हम उस स्लो फेस में ही उसे छोड़ देते हैं। ऐसे समझो, तुमने एक छोटी सी स्नोबॉल बनाई, उसे एक लंबी पहाड़ी से नीचे छोड़ा। शुरू में वो बहुत धीरे धीरे जाती है, छोटी लगती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाती है बड़ी होते जाती है। कंपाउंडिंग एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। तुम्हारे दोस्त ने बताया कि यार मैंने 5 साल से इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ, निकाल लिया। यही गलती है। वो शुरू के स्लो ईयर्स को देख रहा था और पहाड़ी के बीच में ही स्नोबॉल उठा ली। देखो, गलत अप्रोच ये है कि रिटर्न देखकर एक्साइटेड हो जाना और जब मार्केट डाउन हो तो निकाल लेना, जबकि राइट अप्रोच है टाइम इन द मार्केट, टाइमिंग इन द मार्केट नहीं। मतलब मार्केट में टाइम बिताओ, यानी कि इन्वेस्टेड रहो,
मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, मतलब कि अंदाज़े लगाने की कोशिश मत करो कि ये टाइम में शायद मार्केट डाउन हो जाएगा तब बढ़ जाएगा। भाई आज तक कोई मार्केट को टाइम नहीं कर सका, और ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। नॉलेज, स्किल्स, रिलेशनशिप्स सब कंपाउंड होते हैं, लेकिन पेशेंस चाहिए। नंबर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है, और ये वाली टेक्निक एक्चुअली सबसे ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करती है। वेल्दी होना और वेल्दी रहना दो अलग अलग स्किल्स हैं। पैसा बनाने के लिए बोल्डनेस, रिस्क लेना, सही टाइम पर बेट लगाना, लेकिन पैसा रखने के लिए चाहिए ह्यूमिलिटी, डर, और ये एक्नॉलेज करना कि जो मिला है वो हमेशा नहीं रहेगा। जैसे लिवरमोर एक एग्जाम्पल है। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में उन्होंने $100 मिलियन कमाए, आज के हिसाब से तकरीबन $1.5 बिलियन, और फिर कुछ ही साल में सब गंवा दिया। और दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने कभी भी एक बड़ा बेट नहीं लगाया जो उनकी पूरी वेल्थ को रिस्क में डाल दे। उन्होंने हमेशा कहा कि पहले सर्वाइव करो फिर थ्राइव करो। मॉर्गन हाउसल इसे सर्वाइवल फर्स्ट कहते हैं। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल है कि तुम फाइनेंशियली गेम में बने रहो। अगर तुम आउट हो गए तो कंपाउंडिंग भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो भाई तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल एडवाइस यहाँ पे ये है कि एक इमरजेंसी फंड रखो जो कम से कम 6 महीने का खर्चा कवर करे। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है। जब भी क्राइसिस आती है, देखो क्राइसिस आती ज़रूर है, तब ये तुम्हारा इमरजेंसी फंड तुम्हें गेम में बनाए रखेगा। नंबर 6, सेव मनी, नो रीज़न नीडेड। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये वो है जो बाकी सबको मीनिंगफुल बनाती है। सेव करो बिना किसी स्पेसिफिक रीज़न के। हम हमेशा सोचते हैं कि मैं इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि घर लेना है, या इसलिए सेव कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है। ये सोच गलत नहीं है, लेकिन मॉर्गन हाउसल ज़्यादा गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सेविंग्स तुम्हें फ्रीडम देती है, और फ्रीडम ही असली वेल्थ है। जब तुम्हारे पास सेविंग्स हैं तो तुम्हारा वो बॉस जो तुम्हें मेंटली टॉर्चर करता है उसे गुड बाय कह सकते हो। जब तुम्हारे पास सेविंग्स हैं, एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आए तो तुम उसे ग्रैब कर सकते हो। जब तुम्हारे पास सेविंग्स हैं तो किसी की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो। इसे पर्सनल एग्जांपल से समझो। 2 दोस्त हैं, एक की सैलरी 1 लाख है, खर्चा 95,000 है। दूसरे की सैलरी 60,000 है, खर्चा 40,000 है। पहला टेक्निकली रिच दिखता है, लेकिन दूसरे के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा ऑप्शंस है और ज़्यादा फ्रीडम है। मॉर्गन हाउसल एक बात कहते हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। ये तब पॉसिबल है जब तुम्हारे पास सेविंग्स हैं। एंड द ओनली वे टू सेव मोर इज टू वॉन्ट लेस। जो तुम्हें चाहिए और जो तुम्हें लगता है कि चाहिए, इन दोनों का गैप कम करो। गलत सोच ये है कि जब ज़्यादा कमाऊंगा तब सेव करूंगा। सही सोच ये है कि जो भी कमाता हूँ उसमें से पहले खुद को पे करूँ, बाकी बाद में खर्च करूँ। और यही है दोस्तों असली साइकोलॉजी ऑफ मनी। यहाँ तक देख रहे हो तो भाई तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या काम है। तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करना, और मेरा काम है इसे समराइज करना, ताकि इस वीडियो की बातें तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह से छप जाएं। और इस वीडियो की समरी के बाद एक बहुत काम की बात बाकी, इसी किताब से जब तुम्हें मैं लास्ट में कहूँगा तो लास्ट तक बने रहना। तो आइए करते हैं समराइज। नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। हर इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सोचता है, इसीलिए किसी को जज मत करो। दूसरी बात, लक और रिस्क दोनों रियल हैं। सक्सेस और फेलियर सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होते। तीसरी बात, अपने इनफ को डिफाइन करो, गोल पोस्ट को आगे खिसकने मत दो। चौथी बात, कंपाउंडिंग को टाइम दो, स्नोबॉल को पहाड़ी के बीच में मत उठाओ। पांचवी बात, सर्वाइव करना जरूरी है, बोल्डनेस से कमाओ लेकिन ह्यूमिलिटी से रखो। और छठी बात, सेव करो फ्रीडम के लिए। तुम्हें पैसा नहीं, ऑप्शंस चाहिए। अब फाइनल बात करते हैं। मॉर्गन हाउसल की इस किताब की सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा एक मैथ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है। तुम जितना जानते हो उससे ज़्यादा मायने रखता है कि तुम कैसे बिहेव करते हो। जब मार्केट क्रैश होता है, जब पड़ोसी नई BMW लेकर आता है, जब बॉस का कॉल आता है कि सैलरी तुम्हारी बढ़ गई है। अब एक बात सोच कर जाओ, आज पैसा तुम्हारे पास है, लेकिन क्या फ्रीडम भी है? अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो भाई इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की भी हेल्प करो। ये बुक चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी नहीं दबाइए तो दबा दो। हर हफ्ते ऐसे ही बेहतरीन किताबों की समरी हम लाते हैं। और ये बुक ऐप पर समरीज ज़रूर देखो, वहाँ पर तुम 400 से ज़्यादा फ्री बुक समरीज सुन सकते हो बिना किसी ऐड के, हिंदी में, जो आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।